धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। और फिर से कंटिन्यू करता है ना उसी एनर्जी के साथ। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिख रही है, लाइक कमेंट शेयर, है ना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है, कर लेना आप। चलिए, ये सेकेंड पार्ट है, इसी में हम जॉइंटली कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और फिर से एक एनर्जी के साथ इस सेकेंड पार्ट को भी ख़त्म करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस सेशन का क्या है। 90 पूर्व चोटी कहाँ स्थित है, बताइए। 90, बताइए कहाँ पे है 90 पूर्व चोटी। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जस्ट वेट, कलर तो सेम हो गया तो हिंद महासागर इसका सही जवाब है, ठीक है। तो 90 पूर्व चोटी एक टीला है जो कहाँ पे है? हिंद महासागर में, ठीक है। और इस टीले की लंबाई कितनी है? 5500 किलोमीटर। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जानते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन भाई कहीं से भी बन सकता है ना, तो इम्पोर्टेंट था इसलिए हमने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिस समय, देखिए ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आप इसको वर्ड से भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जिस समय दिल्ली में सुबह के 10 बजते हैं उसी समय लंदन में क्या समय होगा, बताइए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में देख के चलेंगे। ऑप्शन आपके सामने है। 4 बजेंगे, 4:30 बजेंगे, 4:45 होंगे, 4:50 होंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है 4:30, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सही जवाब है। अब पूछे कैसे। देखिए अगर हम ग्रीनविच लाइन की बात करें, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से जो अपना 82.5 डिग्री का, ठीक है, 82.5 डिग्री का वो है ना अपना लॉन्गिट्यूड, जहाँ से हमारा क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है। भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। एक मिनट, मैं ना क्या करता हूँ, ये 82.5 डिग्री क्लियर हो रहा है ना, ये 82.5 डिग्री है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है अगर आप कैलकुलेट करें तो 5.5 घंटे का है। कितना है? 5.5 घंटे का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पे हम 0 डिग्री से, यानी कि ग्रीनविच लाइन से, ठीक है, ग्रीनविच लाइन से हम 5.5 घंटे आगे हैं। अगर यहाँ पे 10 बज रहा है, ठीक है, सुबह का 10 बज रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा बताइए। अगर हम यहाँ पे 5.5 घंटे आगे हैं तो 10 में से 5.5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, बताइए। अगर यहाँ पे 10 में 5.5 निकालिए ना तो 4:30 ही तो बजेगा ना। तो 4 घंटे 30 मिनट, सिंपल, है ना। अगर देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम जाने, ठीक है, तो जो हमारा पूरा पृथ्वी कितने डिग्री घूमता है? 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम देखें कि हमारी पृथ्वी साढ़े, मतलब 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूड है इस पे, ये लॉन्गिट्यूड जो बने हुए हैं जिनको हम क्या करते हैं? समय रेखा के रूप में यूज़ करते हैं। तो 1 घंटे में, ठीक है, ये पृथ्वी कितने लॉन्गिट्यूड घूमती है, तो हम इससे डिवाइड कर देना तो पता चल जाता है कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूमती है। तो बताइए, अगर हम इसमें डिवाइड करें तो कितना आएगा? 24 एकम 24, कितना मिला आपका? 24, 36, छः, छः छः 12, ठीक है। तो 120 हुआ। तो 120 24 के कितने टाइम में अगर आप गुणा करें तो 120 कटेगा, बताइए। 24 के 24, 24 दूनी 48, 24 तियाँ, बताइए। 48 और 24 ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 72। 24 के 24 चौनी 48, 24 तियाँ 72, 24 चौको 96, और 24 पाँचे, बताइए 96। ये 5 मरतबा तक जा रहा है ना। यहाँ पे कितना है? 6 6 12 120। तो 15 यहाँ पे मिल रहा है। 24 पाँचे कितना हो रहा है बताइए? 120 हो रहा है क्या? 98 और 24 आप ऐड करते हैं तो कितना आता है? 1 मिनट में ना, ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो रहा है क्या? देख लेते हैं, ऐसे इंटरेस्टिंग वे में क्या ही जाता है ना। आप एक बार खुद ही कैलकुलेट कर लो। तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, डिवाइडेड बाई 24। तो ये 24 5 120 ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, 1 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है 1 घंटे में 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कवर करती है, ठीक है। 1 घंटे में कितना? 15 डिग्री। ये जो आपका लॉन्गिट्यूड दिख रहा है ना,
1 2 3 ऐसे होता है ना, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड विस्थापित होती है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही 82.5 डिग्री को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हम 82 डिग्री में क्या करेंगे, 82 डिग्री में हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, कीजिए, आपको पता चलेगा फिर। 82 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे तो आपको कितना आ रहा है, 5.46 है ना, 5.46 ऐसे पॉइंट्स आएंगे। और ये क्या है, 82.5 है। ठीक है, तो इसमें कुछ तो वृद्धि होगा, 5.5 के नियर अबाउट जाएगा ये डाटा। ठीक है, तो वही हो जाता है हमारा। अब देखिए, ये 5.5 तो लिख नहीं सकते, और 5.5 घंटे को हम 5.5 तो रिप्रेजेंट करते नहीं है, तो 5 घंटे 30 मिनट इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री से कितना, 5.5 घंटे आगे है हमारा भारत का टाइमलाइन। होप कि आपने समझ लिया होगा, अगर मैथ वैथ थोड़ा सा पढ़ते हैं तो, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोलड्रम पेटी कहा जाता है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, ध्रुवीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो इसका सही जवाब क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ना, उसको डोलड्रम क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं उसको हम जान लेते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र 0 डिग्री से 5 डिग्री तक विस्तारित होता है। ठीक है, कर्क रेखा की तरफ और मकर रेखा की तरफ ये 5 डिग्री का इसका विस्तार होता है। 1 मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ये 5 डिग्री तक, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ में। ठीक है, तो ये 5 डिग्री के विस्तार को हम बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। क्यों बोलते हैं भैया, आखिर ऐसी स्थिति क्या होती है। देखिए, ऐसा है कि जैसे कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट में, अगर इधर से हवा, आप जिधर से, जैसे मान लो आप इधर खड़े हो, ठीक है, तो इधर से जब ये से पृथ्वी के रोटेशन की वजह से आपके ऊपर ना एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं, कोरियोलिस बल बोलते हैं। तो कोरियोलिस क्या करता है कि इसमें जो हवाएं है ना, जिधर से आप देखोगे उधर राइट डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो अब स्थिति ऐसी बनती है, जैसे मान लो यहाँ पे है, इधर से भी हवा डिफ्लेक्ट होके इस क्षेत्र में आके फंस गई, और इधर से भी जैसे साउथ पोल से, ठीक है, साउथ की तरफ, मतलब जो भी है सदर्न हेमिस्फेयर में या दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है, इधर अपोजिट हो जाता है। जैसे इधर से आप देख रहे हो तो हवा इधर को आके प्रेस करती है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे अधिक हीट होने की वजह से हवाएं दूर भागती हैं। ठीक है, यहाँ से दूर भागती हैं, और जिसकी वजह से ये बड़ा शांत क्षेत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पे ना, मतलब अगर जाएंगे तो इधर से भी प्रेशर, इधर से भी हवाओं का प्रेशर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे जहाँ पे आपने सुना होगा, जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पे हवाएं आके अटैक करती हैं, तो इधर से राइट से आ गई और इधर से लेफ्ट से। ठीक है, तो ये आके इस क्षेत्र में क्या कर देती हैं, डमाडोल की स्थिति कर देती है। अगर इसमें नाव जाती है, ठीक है, जैसे पानी की जहाज जाती है, तो वो फंस जाती है। ठीक है ना, उधर जाएगी ना इधर, क्योंकि हवा से इधर से भी फंसेगी, हवा से इधर भी, और ऐसे ही बीच में उछलती रहेगी। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो आपका कोरियोलिस इफेक्ट है, तो यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि जो फसल भूमध्य रेखीय फसल नहीं है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो बताइए, नारियल, रबड़, आयल पाम, केला। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, केला, भूमध्य रेखीय फसल समटाइम्स नहीं है। ठीक है, लेकिन रबड़, मिर्च, नारियल और कोको इत्यादि जो हैं, ये क्या हैं, भूमध्य रेखीय फसल है। लेकिन केला भी समटाइम्स उगाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं उगाया जाता, केला भी उगाया जाता है, लेकिन ये इनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, नारियल को, रबड़ को। आयल पाम जो है, पाम आयल है एक्चुअली वो, ठीक है, ताड़ का तेल जिसको बोलते हैं, है ना। तो इसमें केला सही जवाब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लेटो, अरस्तु, टॉलेमी, इरेटोस्थेनीज। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही जवाब है। ठीक है, जो जियोग्राफी शब्द हैं सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने यूज किया था। ठीक है, या फिर बोलने की आविष्कार किया था। ठीक है, जिसमें जियो का अर्थ क्या है, जियो का अर्थ है अर्थ। ठीक है, जियो का अर्थ है अर्थ या फिर पृथ्वी। ठीक है, ओके,
और ग्राफी का अर्थ है क्या, वर्णन, यानी कि स्टडी। ठीक है, तो ठीक है, पृथ्वी का वर्णन, जियोग्राफी किसने यूज़ किया, इरेटोस्थेनीज, आविष्कारक है ना जियोग्राफी शब्द के यही हैं। ठीक है, तो एक एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे पृथ्वी का जो होता है ना परिधि, तो इसको सर्वप्रथम मापने वाले भी यही थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बने अगर इरेटोस्थेनीज, सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की माप किसने की थी, तो इरेटोस्थेनीज ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास व जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में किया जाता है, बताइए। विकास भूगोल, एंथ्रोपोलॉजी, भौतिक भूगोल, पेडोलॉजी। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी विकास भूगोल में जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। आपको बताना है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा में यह माना जाता है कि मानव का जीवन व व्यवहार वातावरण द्वारा निश्चित किया जाता है, बताइए। आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट, अभी हम सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे। ठीक है, तो बताइए इसमें संभाव्यवाद, वातावरण निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो निश्चयवाद। तो इसमें जो वातावरण निश्चयवाद है, इन्वायरमेंटल, ठीक है, डिटर्मिनिज्म, ठीक है, तो ये सही जवाब है। मानव का जीवन व व्यवहार वातावरण द्वारा निश्चित किया जाता है। अब कैसे, देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे ठंडा क्लाइमेट होता है, वहाँ के लोगों का कैसा हो जाता है, आँख, मुंह, चेहरा। ठीक है, अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, तो वहाँ के पर्यावरण के हिसाब से लोगों के बाल कैसे हो जाते हैं, नाक मोटे मोटे फुले फुले हो जाते हैं, है ना। भूमध्य रेखा के आसपास, जैसे भूमध्य रेखी कंट्री, जैसे नहीं सॉरी, अगर हम बात करें किसका, हाँ, भूमध्य रेखी कंट्रियों की भी बात कर लें, तो उनका भी मतलब एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से उनका त्वचा का रंग, उनका मतलब जीवन शैली मतलब काफ़ी प्रभावित होती है, और वहाँ के लोग वैसे हो जाते हैं। अगर हम भूमध्य सागरीय लोगों को देखें, ग्रीस, एथेंस के, तो वहाँ के क्लाइमेट ना बड़ा सुखद है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी इफ़िशियंसी प्लस उनकी खूबसूरती में चार चांद लगता है। अगर हम अमेरिका में भी बात करें, तो कुछ लोकेशन ऐसे हैं, तो ये क्या है, एक तरह से इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, यानी कि वातावरण निश्चय करता है कि कैसे लोग कहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो आप, पहाड़ी क्षेत्रों में आपको बहुत सारे लोग ईमानदार मिलेंगे। क्यों, क्योंकि उनको पग पग पे ना बड़ी, अगर ईमानदारी से नहीं चलेंगे, ठीक है, तो नहीं काम करेंगे ईमानदारी से, तो उनका जीवन हमेशा खतरे में रहेगा, जिसकी वजह से ना उनके डीएनए में ईमानदारी, ऑनेस्टी एकदम बस जाती है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेट प्लेन में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनका जीवन ना बड़ा राजनीतिपूर्ण है। क्यों, क्योंकि उनकी जीवन शैली में मतलब चटुकारता, इधर से उधर होता है ना, चुगलई, और फिर किसी को देख के जलना, ईर्ष्या, और उसके बाद छल कपट की भावनाएं विकसित मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो थोड़े से मतलब अनाज का उत्पादन करने में बड़ी आसानी से हो जाती है। तो जहाँ पे होता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो ऐसी स्थिति होती है ना। तो वातावरण निश्चयवाद में हम ये सारे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, संभाव्यवाद है, नव निश्चयवाद है, स्टॉप एंड गो निश्चयवाद है। देखिए इसको हम समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो न्यू डिटर्मिनिज्म में स्टॉप एंड गो निश्चयवाद को देखते हैं, सॉरी, नौ, ये है नौ निश्चयवाद में। ठीक है, ये क्या कहता है, बताइए। ये कहता है कि मतलब मनुष्य जो है, ठीक है, ये क्या करता है, मतलब स्थिति के हिसाब से जब प्रकृति अवसर दे, ठीक है, तो उसे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप एंड गो निश्चयवाद भी इसी के समकक्ष बात करता है। ठीक है, नव निश्चयवाद में बात मैक्सिमम टाइम ये होती है आर्टिफिशियल कल्चर की। जैसे क्या है, जैसे अगर आप बात करें कि जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, वहाँ पे आर्टिफिशियल कल्चर डेवलप करके आप वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दें। जहाँ पे धूप है, वहाँ पे मतलब बहुत अधिक एक्सट्रीम क्लाइमेट है, वहाँ पे लोग नहीं रह सकते, तो वहाँ पे आप घर बना के एसी की फैसिलिटी यूज़ करके रह लेते हो, है ना। और स्टॉप एंड गो जो निश्चयवाद है, इसमें क्या है, प्रकृति एक अवसर देती है ना, तो आप रुको और फिर आप यात्रा तय करो। ठीक है, मतलब एक अवसर देती है, उसका यूज़ करो आप। जैसे मान लो आप, बारिश हो रही है ना, प्रकृति की देन है, बहुत तेज बाढ़ आने की संभावना, तो उस समय आपको वहाँ पे रुकना है। ठीक है,
उसके बाद जब बारिश समाप्त होती है, ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव खत्म होता है, तो आप जाओ, ठीक है। या फिर मान लो कि घर बनाना है, बाढ़ की स्थिति तो नहीं बना सकते ना, जब बाढ़ चली जाए तब बनाओ आप। तो स्टॉप एंड गो निश्चयवाद में ये चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे कुछ ज़्यादा डिटेल में हो जा रहा है क्या सेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गृह भौमिक गृह का उदाहरण है, बताइए। पृथ्वी, यहाँ पे भौमिक गृह नहीं है, ये ग्रह है, एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन है इसमें से, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। इसमें जो पृथ्वी है ना, सही जवाब है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में हमारे शुरू के 4 प्लैनेट आते हैं, कौन कौन। बुध आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मरकरी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वेनस, जिसको हम बोलते हैं शुक्र। उसके बाद क्या आता है, पृथ्वी। उसके बाद आता है मार्स। तो ये चारों को हम क्या बोलते हैं, इन चारों को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। लेकिन बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, यूरेनस, ये क्या हैं, ये सब क्या हैं बताइए। ये सब हैं गैसीय, ठीक है, गैसीय प्लैनेट हैं, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, बताइए। पृथ्वी, यूरेनस, बृहस्पति, शनि। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, अगर हम बात करें किसकी, बताइए किसकी, डेंसिटी की, तो शनि की जो डेंसिटी है इसमें सबसे कम है, ठीक है। अगर इसके डेंसिटी की बात करें तो जो वाटर होता है ना, उससे भी इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। धन्यवाद। देखिए अगर सेशन इंटरेस्टिंग लगे तो ये फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, है ना। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, और क्या, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। तो चलिए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं इस थर्ड पार्ट के साथ, ठीक है। ये ज्वाइंट सेशन है। अब इसमें हम देखते रहेंगे ऐसे ही कंटिन्यूसली। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से चट्टान परिवर्तित होकर अलग प्रकार के बन जाते हैं, बताइए। अग्नि चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टानें, अवसादी चट्टानें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब है मेटामॉर्फिक चट्टानें, ठीक है। इनको हम रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है। ये ताप और दाब के प्रभाव में, यानी टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव में आके, ठीक है, इनका क्या होता है, रूपांतरण होता रहता है। ये कभी अग्नि में यानी इग्नियस रॉक में, और कभी अवसादी चट्टान, यानी कि अवसाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए। इग्नियस होता है, मेटामॉर्फिक होता है, और सेडिमेंट, है ना, सेडिमेंटल रॉक बोल लें, ठीक है। तो ऐसे इनका रूप परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, इसके बारे में और क्या ही ज़्यादा जानना, है ना। चलिए ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए। जैसे अगर हम बात करें अग्नि चट्टानों को, ठीक है, ये गर्म मैग्मा जब ठंडा होता है ना, जो अग्नि चट्टान होती हैं, जैसे जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो इसमें से क्या निकलती हैं, मैग्मा, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, ये हीट रहती हैं, और ये जब जमती हैं तो ये बनाती हैं क्या, बताइए बताइए बताइए। अग्नि चट्टान बनाती हैं, ठीक है। और अवसादी चट्टान ये क्या होती हैं, जैसे मान लो ये पर्वत, मान लो ये कोई पर्वत है, ठीक है, इसका खुदर के आया और यहाँ पे ज़मीन पे बिछा, ठीक है, लेयरिंग हुई। या फिर बाढ़ आया, वहाँ से कोई मिट्टी आई कुरेद के और उसकी लेयरिंग हुई, तो ये जो चट्टान बनती है ना, इसको अवसादी चट्टान बोलते हैं, ठीक है, या अवसादी लेयर बोलते हैं, या फिर समझ गए आप।